आइए आज हम स्टडी करेंगे दो विमाओं में सापेक्षिक वेग। दो विमाओं में आपेक्षिक वेग, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस। दो विमाओं में आपेक्षिक वेग, तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि खंड 3.7 में किसी सरल रेखा के अनुदिश जिस आपेक्षिक वेग की धारणा से हम परिचित हुए हैं उसे किसी समतल में या त्रिविमीय गति के लिए आसानी से विस्तारित कर सकते हैं। तो हमने जो है सरल रेखा में गति, जो इसके पहले का चैप्टर था, उसमें हमने सापेक्ष गति पढ़ा था, उसी को आपेक्षिक गति कह रहा है। तो वहां एक विमा के लिए थी, यानी वन डायमेंशन के लिए था। तो वही कह रहा है कि इसी बात को हम दो विमा में या त्रिविमीय गति के लिए, समतल में गति मतलब दो विमा में गति के लिए विस्तारित कर सकते हैं आसानी से वो। तो देखिए नीचे कह रहा है कि माना कि दो वस्तुएं ए व बी वेगों va तथा vb से गतिमान है। प्रत्येक गति किसी सामान्य निर्देश तंत्र जैसे धरती के सापेक्ष है। तो कहने का मतलब है कि कोई, अब चूंकि आपेक्षिक गति की बात कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी वस्तु है जिसके सापेक्ष हम मानेंगे, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक गति किसी सामान्य निर्देश तंत्र जैसे धरती के सापेक्ष है। तो हम धरती के सापेक्ष मानेंगे कि धरती में कोई चीज है, उसके सापेक्ष गति हो रही है। तो अब देखिए क्या कैसे लिखा जाएगा। जैसे कहेंगे कि अतः वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। तो हमने बताया था कि ए का बी के सापेक्ष है, तो ए पहले लिखेंगे, बी बाद में। तो वी ए बी बराबर वस्तु ए का निकालना है, तो ए में जिसका सापेक्ष होता है, जैसे वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, मतलब ए का बी के सापेक्ष निकालना है। तो जो सापेक्ष हो उसको बाद में, और किसके सापेक्ष हो वो पहले। तो ए का बी के सापेक्ष वेग, तो ए का निकालना है बी के सापेक्ष, तो ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में। तो va माइनस vb हो गया। इसी प्रकार वस्तु बी का ए के सापेक्ष, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो vba अब लिखेंगे बराबर बी का ए के सापेक्ष है, तो vb माइनस va होगा। अतएव मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें ए पहले है, इसमें बी पहले है, तो इसलिए VAB बराबर माइनस VBA हो जाएगा। VAB बराबर माइनस VBA हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि वेग सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो अगर हमको केवल परिमाण के बारे में सोचना है, तो मॉड ऑफ VAB बराबर मॉड ऑफ VBA हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ दिशा उल्टा हो नहीं सकती, मतलब दूसरी हो नहीं सकती, केवल परिमाण है, तो परिमाण में प्लस माइनस होगा नहीं, इसलिए मॉड ऑफ VBA बराबर मॉड ऑफ VAB बराबर मॉड ऑफ VBA लिख दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पर सीधा ऊपर, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में लगाना चाहिए। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सरल रेखा में गति में पढ़ चुके हैं, छाता किधर लगाना चाहिए। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसका ऐसे बना लेंगे पहले, इस तरह से ये हो गया। तो इसको लिख लेंगे, जैसे ये पूरब हो गया, पूरब को अंग्रेजी में ईस्ट कहेंगे तो ईस्ट, ये पश्चिम हो गया, वेस्ट कहेंगे, ये नॉर्थ हो गया,
ये साउथ हो गया। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, हर जगह ऐसे ही याद कर लीजिए कि दाएं हाथ पे ईस्ट रहेगा, बाएं हाथ पे वेस्ट, और सामने की ओर नॉर्थ रहेगा, पीछे की तरफ साउथ रहेगा। इसको याद कर लीजिए, इसी प्रकार से बनाया जाएगा। हर जगह यही बनाएंगे, निर्देश तंत्र एक तरह से कि ऐसे ही बनाया जाता है इसको। तो देखिए चित्र 4.16 में, तो चित्र 4.16 देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए निर्देश तंत्र बनाया गया है। तो निर्देश तंत्र बना करके इधर देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसे हमने बनाया था। अब देखिए वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, तो इसको देखते हैं पहले। कह रहा है चित्र 4.16 में VR वर्षा के वेग को तथा VB महिला द्वारा चलाई जा रही साइकिल के वेग को व्यक्त करते हैं। तो जो VR है हमारा, ये VR, R का मतलब रेन, ये हमारा पानी की बरसात की जो बरसात का वेग है उसको बता रहा है। और ये जो VR है, VB है, ये महिला जो है जो साइकिल चला रही है उसके वेग को बता रहा है। तो देखिए वर्षा ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण पर हो रही है जिधर महिला जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है वर्षा के वेग को दिखाया गया है और ये महिला का वेग है। तो देखिए चित्र 4.16 में VR वर्षा के वेग को तथा VB महिला द्वारा चलाई जा रही साइकिल के वेग को व्यक्त करते हैं। ये दोनों वेग धरती के सापेक्ष है। अब देखिए वर्षा का वेग भी हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष ही बता रहे हैं, और साइकिल तो पृथ्वी पर चली रही है तो पृथ्वी के सापेक्ष साइकिल भी हो गई। ये दोनों वेग धरती के सापेक्ष है। क्योंकि महिला साइकिल चला रही है इसलिए वर्षा के जिस वेग का उसे आभास होगा वो साइकिल के सापेक्ष वर्षा का वेग होगा। क्योंकि महिला साइकिल पे बैठी हुई है और साइकिल चल रही है तो महिला का जो वेग कहेंगे वो साइकिल का ही एक तरह से वेग होगा। अब साइकिल के वेग को मान करके महिला का वेग हम समझेंगे। तो अर्थात अब आप देखिए, तो अर्थात क्या हो जाएगा कि VRB बराबर VR माइनस VB हो जाएगा। यानी साइकिल का वेग, वर्षा का वेग साइकिल के सापेक्ष, वर्षा का वेग साइकिल के सापेक्ष। यहाँ पर क्या पूछा है, कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में इतने मीटर की साइकिल से चल रही, वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में लगाना चाहिए। वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में लगाना चाहिए। तो पहले वर्षा का सापेक्ष वेग देख लिया जाए किधर को है, उसी दिशा में छाता लगाया जाएगा। तो ये वर्षा का जो सापेक्ष वेग है, सापेक्ष वर्षा का वेग, तो साइकिल के सापेक्ष वर्षा का वेग, तो साइकिल के सापेक्ष वर्षा का वेग निकालना है। तो वर्षा का वेग तो VR पहले होगा, B बाद में, क्योंकि साइकिल का वेग, वर्षा का वेग साइकिल के सापेक्ष निकालना है, ध्यान देना। और जो पहले होगा उसी में बाद वाले को घटाया जाएगा। तो VR माइनस VB यानी वर्षा का वेग माइनस साइकिल का वेग। अब चित्र 4.16 के अनुसार यह सापेक्ष वेग सदिश ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाएगा। अब देखें यहाँ पर फिगर बना दिया गया। तो ये जो सदिश है, ये वर्षा का वेग इस तरह दिखाया गया है, साइकिल का वेग इस तरह। तो इस जो है वर्षा के वेग से ये थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसने इस तरह बनाया है। अगर हम एक, हमारा वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, क्योंकि वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा दिया, और साइकिल का वेग पूरब दिशा में है तो पूरब दिशा में। अब अगर हम इसका वेक्टर बनाएं तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक हमारा ये हो जाएगा। हम देखें हमने कैसे बनाया है कि इसके समांतर ये रेखा खींच दिया और इसके समांतर ये रेखा खींच दिया।
अब जो है ये VR है, इसके समांतर ये रेखा है, तो इसको भी हम VR कह सकते हैं। और ये VB है, इसके समांतर ये रेखा है, तो इसको भी हम VBB कह सकते हैं। अब अगर हमको इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी निकालना हो, तो हमने बताया था कि ये तीर है, ये तीर है, तो अगर निकालना हो तो जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसको विकर्ण से मिला देंगे। तो विकर्ण से मिला दिया हमने। अब ये देखिए इधर को मिल रहा है, इधर को मिल रहा है, तो ये जो है हमारा परिणामी हो जाएगा। इधर को तीर लगा देंगे, ये तीर लग जाएगा, तो यही हमारा परिणामी हो जाएगा। तो ये जो कोण थीटा है इधर, ये थीटा ये हो जाएगा। उसने उस तरह बनाया है तो इधर माइनस लिख दिया है, माइनस उल्टा कर दिया है इसको, VB को। हम अपने हिसाब से सीधा उसी तरफ बनाते हैं जिधर वो बता रहा है। अब देखिए, अब ये थीटा इधर है, थीटा इधर को जा रहा है, ये हमारी वर्षा है, थीटा इधर को जा रहा है, इधर को, इधर को। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण। तो पश्चिम दिशा की ओर इसका परिणामी शिफ्ट हो रहा है वर्षा से, वर्षा से पश्चिम दिशा को शिफ्ट हो रहा है। तो अतः महिला को अपना छाता ऊर्ध्वाधर दिशा से, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये सीधा ऊपर से नीचे की ओर वाली दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पश्चिम की ओर रखना चाहिए। इधर पश्चिम है और ये देखिए परिणामी इधर को शिफ्ट हो रहा है, इधर है, इसलिए पश्चिम दिशा में छाता को 19 डिग्री के कोण पर झुकाना होगा। अब ये 19 डिग्री कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। अब देखिए, तो यहां पर tan थीटा बराबर VB अपान VR हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हो जो हमने बताया था, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोण लिया गया है, तो ये सामने वाला लंब हो गया, साथ वाला आधार हो गया। हम 50 बार बता चुके हैं कि जो कोण के साथ वाली भुजा होती है वो आधार होती है, सामने वाली लंब होती है, और ये जो है बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गई और आधार ये हो गई, तो VB अपान VR हो जाएगी। तो यहां पर देखिए VB अपान VR लिख दिया है। तो अब VB हमारा जो साइकिल का वेग है, महिला पूर्व दिशा में से पश्चिम दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग, तो VB हमारा 12 हो गया और वर्षा VR हमारी 35 मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.343 आ जाएगा। और tan थीटा में 0.343 का मान अगर सॉल्व करके निकाला जाएगा तो थीटा की वैल्यू लगभग 19 डिग्री होती है। लगभग के लिए देखिए 3 लाइनें खींचा है, 2 नीचे वाली बराबर जैसी है, ऊपर वाली थोड़ा सा सांप जैसे हल्का सा, मतलब सीधा ना होके हल्का सा यस शेप हो गई है। तो 19 डिग्री जो है उसके छाता को झुकाना पड़ेगा, और किस दिशा में? पश्चिम की ओर, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, हमारा एंगल पश्चिम दिशा में झुक रहा था। ये माइनस में देखिए लिखा गया है, पूरब की तरफ माइनस है, तो ओरिजिनल वाला किधर होगा? माइनस का मतलब उल्टा हम लोग ये एंगल ले रहे हैं, तो इधर आएगा। जैसे हमने बनाया था वैसे बनाएंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, कह रहा है आप इस प्रश्न तथा उदाहरण 4.1 के अंतर पर ध्यान दीजिए। उदाहरण 4.1 में बालक को 2 वेगों के परिणामी सदिश योग का आभास होता है, जबकि इस उदाहरण में महिला को साइकिल के सापेक्ष वर्षा के वेग, दोनों वेगों के सदिश अंतर का आभास होता है। तो 4.1 जो उदाहरण है हमारा ऊपर होगा, ये देखिए फिगर है 4.1 जिसमें स्थिर तथा विस्थापन सदिश निकालना है। तो ये इस तरह बना था। तो ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत दिन आपको पढ़े हो गए तो समझ में हो सकता है ना आए, तो इसको फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है ध्यान दें कि एक विमा में वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक समतल रेखा में होते हैं। जैसा भी हमने चित्र देखा, वे या तो एक ही दिशा में होते हैं अथवा विपरीत दिशा में होते हैं, परंतु 2 या 3 विमाओं यानी 2 या 3 डायमेंशनल की बात करेंगे
तो में गति के लिए वेग एवं त्वरण दिशाओं के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है। तो एक विमा में क्या होगा कि त्वरण और वेग जो होंगे या तो सरल रेखा में सीधी रेखा में होंगे या उसके विपरीत होंगे, जबकि 2 या 3 विमाओं में क्या हो जाएगा, एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। ये कहने का मतलब है। हमें देखिए थोड़ा सा, तब यहां देखते हैं, कह रहा है आप इस प्रश्न तथा उदाहरण 4.1 के अंतर पर ध्यान दीजिए। जैसा अभी 4.1 हमने देखा था, उदाहरण 4.1 में बालक को 2 वेगों के परिणामी सदिश योग का आभास होता है, जबकि इस उदाहरण में महिला को साइकिल के सापेक्ष वर्षा के वेग यानी साइकिल और वर्षा दोनों वेगों के सदिश अंतर का आभास होता है। यहाँ पर दोनों का जो सदिश अंतर है जो अभी हमने निकाला उसका आभास होता है। अब आगे आ जाता है हमारा प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति को अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सिंपल भाषा में अगर जानना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि कोई बच्चा, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन इंग्लिश में लिखा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि कोई बच्चा खड़ा होकर के पत्थर फेंकता है पृथ्वी में ऊपर की ओर, एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ना होकर के किसी एंगल में, तो एक पथ बनाता हुआ, एक रास्ता बनाता हुआ ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। अगर उस पथ को पेंसिल या स्केच से मार्क कर दिया जाए, लाइन खींची जाए कि पत्थर कैसे गिर रहा है, तो जो पथ बनेगा उसी पथ को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। परवलयाकार ये पथ होता है, तो इसी को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि इससे पहले खंड में हमने जो विचार विकसित किए हैं, उदाहरण स्वरूप उनका उपयोग हम प्रक्षेप्य की गति के अध्ययन के लिए करेंगे। जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। तो जब वस्तु है, जैसे पत्थर है, उसको किसी बच्चे ने फेंक दिया ऊपर की ओर, तो उड़ान में है, अब चूंकि पृथ्वी के टच में नहीं है तो उसे, उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप्य फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी प्रक्षेप्य की गति को 2 अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के रूप में लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? इस प्रकार से 2 घटक के रूप में लिया जा सकता है कि जब हमने पत्थर को फेंका तो वो ऊपर की ओर भी जा रहा है। देखिए जब पत्थर फेंकेंगे तो ऊपर को भी जाएगा और आगे भी जा रहा है, क्योंकि जहां पर खड़े हैं वहां तो नहीं गिरेगा, तो आगे भी जा रहा है, ऊपर को भी जा रहा है। तो 2 गतियां हो गई। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा पृथ्वी के आकर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे जाने वाली एक गति हो गई और दूसरी गति आगे जाने वाली हो गई, क्योंकि जहां पर खड़े हैं पत्थर वहां नहीं गिरेगा, आगे गिरेगा जाकर के। तो एक ऊपर नीचे जाने वाली गति और एक आगे जाने वाली गति। इसको इस तरह बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पर खड़े होकर किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया तो ऐसे पथ जाएगा। तो एक तो ये देखिए आगे की ओर चल रहा है पत्थर, और दूसरा यहाँ से नीचे की ओर भी आ रहा है, तो नीचे की ओर भी गति होगी। तो 2 गति हो गई, एक आगे की ओर एक नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर आके पृथ्वी से टकराएगा। तो इस प्रकार से ये 2 गतियां हो जाएंगी। तो अब देखते हैं, हाँ, तो किसी प्रक्षेप की गति को 2 अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के रूप में लिया जा सकता है। तो एक घटक क्या है, आगे की ओर जा रही है, एक घटक क्या है, नीचे की ओर आ रही है। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो जो आगे चल रहा है, जो घटक पत्थर को आगे ले जा रहा है, तो उसमें तो त्वरण में परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है कि इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है।
जो आगे चल रहा है उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है। तो जो आगे चलता है उसमें कोई त्वरण नहीं होता, वो एक समान वस्तु से पत्थर आगे जाता है एक समान वेग से। जो जब नीचे वाला जो घटक है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण चूंकि लग रहा है, तो वो कह रहा है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो आगे वाला जो आगे ले जा रहा है पत्थर को, वो बिना किसी त्वरण के चल रहा है क्षैतिज दिशा में, और जो घटक नीचे की ओर पत्थर को ला रहा है उसमें एक समान त्वरण लग रहा है, और वो कौन सा त्वरण है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जिसके कारण वो नीचे आ रहा है। तो यही दो घटक है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने अपने लेख डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, जो 1632 में जिनका जीवन हुआ था, 1632 में पैदा हुए होंगे। इस सन से हमें कोई मतलब नहीं, सन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो वही कह रहा है कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने अपने लेख डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में प्रक्षेप गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया था। अब आगे देखते हैं। इस अध्ययन में हम यह मानेंगे कि प्रक्षेप की गति पर वायु का प्रतिरोध नगण्य प्रभाव डालता है। तो ये ध्यान देना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें हम वायु का घर्षण बल या उस कुछ भी जो है उसमें जो प्रतिरोध लगेगा वायु का, जो भी प्रक्षेप पदार्थ होगा, चाहे पत्थर हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे गेंद हो, तो हम ये मान के पढ़ाई कर रहे हैं कि वायु का प्रतिरोध नगण्य है। माना कि प्रक्षेप को ऐसी दिशा की ओर v0 वेग से फेंका गया है जो x अक्ष के से चित्र 4.17 के अनुसार थीटा 0 कोण बनाता है। तो इसको देखते हैं। चित्र 4.17 कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए चित्र 4.17 है हमारा। तो v0 वेग से थीटा 0 कोण पर प्रक्षेपित किसी वस्तु की गति। तो ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x और y प्लेन पर जो है हम प्रक्षेप गति का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये देखिए जो नीले कलर में लाइन है, इस तरह से यहाँ से पत्थर फेंका गया, तो इस प्रकार से ये जा करके आगे पृथ्वी में गिरेगा जा करके। तो जब इस प्रकार से गिरेगा जा करके, तो इसी के देखिए समांतर एक हमने रेखा खींच दी, तो ये इसका वेग की दिशा हो जाएगी, जिसको v0 माना गया है। अब ये चूंकि कार थीटा है, तो हमने थीटा एंगल के जो पास वाला घटक है उसमें हमने आपको याद कराया था पास में कास सामने साइन। तो पास वाली भुजा है तो ये v0 कास थीटा हो गई, ये सामने वाली भुजा है तो ये हमारी v0 साइन थीटा 0 हो गई। थीटा 0 है, थीटा 0 माना गया है एंगल को। तो इस प्रकार से ये देखिए बन जाएगा। और इसमें देखिए जब ये प्रक्षेप में गति हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है। तो चूंकि नीचे की ओर है और वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है, तो वस्तु का वेग ऊपर की ओर लिया गया है पॉजिटिव। तो अब अगर कोई चीज उसके उल्टा होगी तो उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है, इसलिए a बराबर -g रख दिया गया। अब देखिए x अक्ष में हम I लेते थे I कैप, और y अक्ष में j कैप लेते थे। तो चूंकि ये गुरुत्वीय त्वरण अब नीचे की ओर हो गया तो माइनस साइन लगा दिया, और चूंकि ये अक्ष j कैप से निरूपित होगी तो आगे j कैप लिख दिया एकांक सदिश के लिए, ताकि पता चल सके किस अक्ष की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तब यहां पर देखिए फेंकी गई वस्तु चित्र 4.17 के अनुसार
थीटा 0 कोण जो है, तो फेंकी गई वस्तु को आपेक्षिक करने के प्रक्षेपित करने के बाद उस पर गुरुत्व के कारण लगने वाले त्वरण की दिशा नीचे की ओर हो जाती है, इसलिए A बराबर -g, और चूंकि ये g ऐसे ऊर्ध्वाधर है तो ये x एक्सिस में i कैप, y एक्सिस में j कैप है, एकांक सदिश, तो j कैप का गुणा किया गया, साथ में j कैप भी लिखा गया। अब देखिए, अर्थात अब देखिए ax बराबर 0 है, ये गति हो रही है इस प्रकार से, गति मतलब x एक्सिस में, तो x एक्सिस में तो वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, y एक्सिस में ऊपर की ओर जा रही है, फिर नीचे की ओर आएगी। तो जो आगे बढ़ने वाली गति है उसमें हमने बताया था कि कोई भी त्वरण नहीं लगता है, एक समान वेग से वस्तु आगे बढ़ती है, तो इसलिए a बराबर 0 रख दिया गया, ax बराबर। अब y एक्सिस में चूंकि एक समान गुरुत्वीय त्वरण से वस्तु नीचे गिरती है, तो चूंकि वेग ऊपर की ओर है और वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे के लिए माइनस चिन्ह लगा दिया, यानी y एक्सिस में नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब ये चित्र हमने देख ही लिया, v0 वेग से थीटा 0 कोण पर प्रक्षेपित किसी वस्तु की गति। अब प्रारंभिक वेग v0 के घटक निम्न प्रकार होंगे। अब देखिए, घटक अगर देखें तो v0x x एक्सिस में v0x बराबर v0 cos थीटा, हमने कहा था पास में cos सामने साइन, तो v0 cos थीटा हो जाएगा x एक्सिस में वेग का घटक, और y एक्सिस में v0 y वेग का घटक हो जाएगा v0 sin थीटा। तो देखिए v0 sin थीटा लिखा हुआ। यदि चित्र 4.17 के अनुसार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर हो, तब अब ये जो निर्देश तंत्र हमने x और y एक्सिस बनाया, अगर वस्तु ये मूल बिंदु पर हो, तो मूल बिंदु पर चूंकि x और y दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए x 0 बराबर 0, y 0 बराबर 0, क्योंकि ये मूल बिंदु पर है, यहाँ पर न y है न x है, इसलिए x 0 बराबर 0 हो गया, y 0 बराबर भी 0 हो गया। इस प्रकार समीकरण 4.34b को निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो अगर हम अभी समीकरण को देखें तो x बराबर, अगर दूरी हो गई x एक्सिस में, तो चाल वेग बराबर दूरी वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये विस्थापन हो गया x दिशा में या x एक्सिस में, तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय हो जाएगा, और वेग किधर, x अक्ष की दिशा में, तो v0x लिखा गया। अब v0x क्या था, पास में cos, तो cos थीटा आएगा, तो v0 cos थीटा इंटू t हो गया। अब देखिए, अब हम y एक्सिस की अगर बात करें तो y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस में हम लोग लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण की बात करेंगे, तो गति के दूसरे समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर h कर दीजिए, हाइट ऊपर की ओर है h, और सामने की ओर s लिखेंगे, दूरी के लिए s, हाइट के लिए h, तो ये हमने h लिखा। अब चूंकि देखिए इस x अक्ष में त्वरण नहीं है, तो त्वरण g नहीं है, तो g 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जब 0 का गुणा करेंगे, तो केवल ut होगा, तो ut ही है, उसी को v0xt, क्योंकि u को हमने v माना है और x अक्ष में है तो x अक्ष में आ गया, और v को v0 माना था, तो v0xt हो गया। अब v0 बराबर v0 cos थीटा हमने फिगर में भी देखा है, इंटू t हो गया। अब y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर त्वरण लग रहा है पृथ्वी में नीचे की ओर, तो नीचे की ओर के लिए g की जगह -g लिखेंगे, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, और ये पूरा उसी तरह रहेगा, तो पास में cos सामने साइन बताया था, तो y एक्सिस में साइन रहेगा, तो v0 साइन थीटा इंटू t आ गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि वेग ऊपर की ओर है और त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की दिशा को दिखाने के लिए माइनस साइन लगाया गया। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या होता है, समीकरण 4.33b का उपयोग करके किसी समय t के लिए वेग के घटकों को नीचे दिए गए समीकरणों में व्यक्त कर सकते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, वी एक्स कहें या v0x कहें एक ही बात है, बराबर v0 cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि पास में cos सामने साइन बताया तो x के साथ cos आ जाएगा। अब y दिशा में क्या होगा, vy बराबर v0 sin थीटा माइनस gt हो जाएगा। ये v के लिए हम निकाले, यहाँ पर एक्स वाई था, मतलब विस्थापन एक तरह से एक्स वाई दिशा में, ये वेग है एक्स वाई दिशा में। अब इसको कैसे लिखा गया उसको बता दें। समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण होता है। तो एक्स एक्सिस में चूंकि केवल वेग है, त्वरण नहीं है, तो ये त्वरण ए की जगह 0 लिखेंगे, या gt कर दीजिए, ऊपर फेंका जा रहा है तो gt, तो ये 0 होगा एक्स दिशा में। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जब 0 रखेंगे, केवल u बचेगा। तो u हमारा v0 cos थीटा है, u का बराबर ये, तो v0 cos थीटा हो गया। अब y एक्सिस में क्या है, g है, गुरुत्वीय त्वरण से पूरा रहेगा, तो चूंकि y एक्सिस में v0 sin थीटा था, पास में cos सामने sin, तो v0 sin थीटा लिख दिया गया। अब चूंकि वस्तु वेग ऊपर की तरफ है, ऊपर की दिशा पॉजिटिव ली गई है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा, तो नीचे के लिए माइनस साइन हो गया ताकि दिशा पता चल सके, तो माइनस gt लिख दिया गया। अब देखते हैं, अब समीकरण 4.38 से हमें किसी क्षण t पर प्रारंभिक वेग v0 तथा प्रक्षेप कोण थीटा 0 के पदों में प्रक्षेप के निर्देशांक x और y प्राप्त हो जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए कि x व y दिशाओं के परस्पर लंबवत होने के चुनाव से प्रक्षेप गति के विश्लेषण में पर्याप्त सरलता हो गई है। तो x और y चूंकि एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए हमको गुणा मतलब कैलकुलेशन करना आसान हो गया। वेग के दो घटकों में से एक x घटक गति की पूरी अवधि में स्थिर रहता है, जबकि दूसरा y घटक इस प्रकार परिवर्तित होता है मानो प्रक्षेप स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा हो, जैसा अभी हमने पीछे भी बताया। चित्र 4.18 में विभिन्न क्षणों के लिए इसे आलेखी विधि से दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के लिए vy बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए, जब अधिकतम बिंदु पर जाएंगे तो एकदम टॉप पर जाएंगे तो vy हमारी ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली गति है, तो जब एकदम टॉप पॉइंट पर चले जाएंगे तो वहां पर वेग 0 होगा और वहां से वस्तु नीचे की ओर गिरना शुरू करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो ऊपर जाती रहेगी, तो इसीलिए उच्चतम बिंदु पर vy बराबर 0 होगा तथा थीटा बराबर tan इनवर्स vy बाई vx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा, तो थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है, क्योंकि कण के साथ जो थीटा होता है उसके पास वाली भुजा लंब होती है, सामने वाली पास वाली आधार होती है, सामने वाली लंब, और बड़ी भुजा विकर्ण या कर्ण होती है, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। तो tan थीटा अगर लिखना हो तो लंब यानी vy बटे vx हो जाएगा, तो वही कह रहा है। तो tan थीटा बराबर vy बाई vx, यानी थीटा बराबर tan इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 में लिखेंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स vy बाई vx बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि vy हमारा 0 हो गया अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर। ध्यान दीजिए, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर। अब आगे आ जाता है हमारा प्रक्षेपक के पथ का समीकरण। तो अब समय काफी हो चुका है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।